तो गाइस लोग वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अरे भाई ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गर्ल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है आप 10+2 पास आउट हैं, तो मैं बस आप एक लेवल जानना चाहता हूँ क्लास का कि लेवल क्या, किस लेवल से मैं स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आंसर नहीं आया रहा होगा तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम तो स्टार्ट करंट जीरो लेवल से करने वाले हैं। अगर आपने पहले इससे पहले कभी करंट नहीं पढ़ा होगा तब भी आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे क्लास के लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। तो स्टार्ट करिए। हाँ तो बताइए आप लोग। प्रिया ने बताया पहले क्वेश्चन का आंसर जो है 4 है, 4 है। अब बताइए प्रिया, दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का सर, दूसरे का पहले का होगा 3 ओम 3 ओम। आई नेट कितना आएगा? और करंट जो आई नेट 2 एम्पियर। बाकी अभिषेक बताओ। गौरव 2 बोला था टाइम्स कि तुम्हें अच्छे से वो करना है, तुम आंसर ही नहीं दे रहे हो। बोला था कि तुम ठीक हो। बोल देता हूँ, पहले का जो है 4 ओम आएगा हाँ, फोरम बहुत अच्छे। सेकंड का? और सेकंड का आएगा 100। हाँ जी बताइए। तीसरे का R/3 R/3 आर ओम। बाई थ्री। हाँ ए भी आर है, R/3, ठीक है। इन्होंने बोला R/3। हाँ आप बताइए। गौरव आप बताइए, सॉरी अभिषेक आप बताइए। अब्दुल्ला भाई, कशिश, जी भाई। तुम दोनों जल्दी जल्दी आंसर। इसका बताइए अभिषेक भाई। सर सेकंड बता और रहा हूँ। थर्ड नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कशिश ने हाथ खड़े कर दिया। और अब्दुल्ला मैसेज करो तुम। भाई सेकंड का थ्री ठीक है, मगर आई नेट वाला हमें याद नहीं है। आई नेट वाला याद नहीं, किस कोई तरह बात नहीं, प्रोसेस याद नहीं, कोई और बात नहीं, थ्री का कोई बनाए। बात नहीं। ये प्रोसेस याद था पर भूल गए, इसलिए हिसाब से चलिए बना कोई हुआ बात है ये नहीं। क्वेश्चन हमारा 11th। अरे बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, चिंता मत करिए। भाई बना हुआ था। हाँ हाँ, बेसिक क्वेश्चन है, हो जाता है बिल्कुल। तो अभिषेक भाई आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि हमें कैसे करना है चीजों को। भाई आगे का नहीं हो अभिषेक रहा भाई, है। आगे का नहीं हो रहा हेलो। है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। बस 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 मुझे इतना जानना था कि आप लोग करंट कितना कमांड किए हुए हैं। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, देखिए मैं एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ, बाकी क्लास के लास्ट में आप लोग खुद इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में है सॉरी, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये 4 2 6 और 8 4 12, तो 6 × 12 और फिर 6 + 12। 6 + 12 कितना होता है? 18 होता है। ये हुआ ना, 36 यस 18 3 सर। चौको 12। आ गया 4 आंसर, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्या है, ये दोनों पैरेलल में, हमको ए और बी के करस्पॉन्डिंग चाहिए थे, तो पैरेलल में है। पहचानना मैं आपको सिखाऊंगा। 8 8 पैरेलल में है तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। 4। कैसे आएगा देखिए, 8 × 8 अपन 8 + 8 कितना आया? 4 आ गया। अब ये 4 आ गया, अब 4 और 4 किस में हो गए? पैरेलल में फिर से हो गए। तो अब 4 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 × 4 अपन 4 + 4, ये हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट आ गया 2, इसका इक्विवेलेंट आ गया 2। बाकी सबको मिटा दीजिए, बाकी सब किसी काम के नहीं रहे। सबका इक्विवेलेंट आपने 2 लिख लिया, ठीक है, आपने 2 लिख लिया। अब देखिए ये 2 2 ओम, ये 2 ओम और 1 ओम किस में है? सीरीज में है ना, देखिए ध्यान से। यस सर। 2 ओम और 1 ओम सीरीज में। अभिषेक भाई आप बोलिए, आप नए हैं। जी भाई। सीरीज में है ना, तो 2 और 2 ओम और हाँ 1 ओम कितना हो गया? कितना हो गया? आर नेट कितना हो 3 गया? ओम। 3 ओम, खत्म। अब देखिए हमको आर नेट मिल गया,
वी नेट पता है, आई नेट निकालना है, तो वी बराबर क्या होता है, वी नेट बराबर क्या होता है, आई नेट इंटू आर नेट। ओम्स लॉ पढ़ा है, वी बराबर आई आर, नहीं पढ़ा लग रहा है, कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, 12 में भी पढ़ा होगा, वी बराबर आई आर, तो आर क्या हो गया, सॉरी आई क्या हो गया, आई बराबर वी अपन आर। वी कितना हो गया, वी हो गया 6, आर हो गया 3, आ गया 2 एम्पियर, खत्म। समझ में आया? हेलो अभिषेक भाई, कहाँ गया? हाँ, यस यस अरे आ बेसिक रहा है। बात थी। हाँ, और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तीनों पैरेलल में है, देखिएगा ना, तो ये तीनों पैरेलल में है, ऐसे बन जाएंगे। ये कैसे पैरेलल में है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी इसी क्लास में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्लास में ही दोनों पैरेलल में, आर आर आर, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कशिश तुम्हें समझ में आ रहा है करंट? नहीं आ रहा, बच्ची को समझ में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो लग रहा है तुम्हारे पास आजकल नेट नहीं रह रहा है। ठीक है, चलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है अभिषेक भाई, आप मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, ठीक है? यस गौरव ने बोला था कि अभिषेक से ठीक रिस्पॉन्ड लेते रहना हर क्वेश्चन में, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ठीक। कि आप हमें रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, मैं जब भी बोलूँ तो। अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी मेटल की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, मेटल की बात करूं। मेटल किससे मतलब किसी भी मेटल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। एटम, एटम होता है ना। अरे नाम सुना होगा, एटम का नाम नहीं सुना क्या अभिषेक? सुने अभी। हाँ तो भाई देखो, रूल ये है ना कि मैं मान लो मैंने तुम्हारा नाम लिया कि तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है आज, तो दिन भर तुम्हें आज तुम्हें ही रिस्पॉन्ड करना है। मैं जब भी बोलूंगा सुना है क्या, तो तुम्हें ठीक बोला है हाँ या ना, ठीक है? तो ये ऐसे करोगे तो ही सीखो, ये क्लास की रूल है। ठीक एटम का नाम सुना ठीक। है? हाँ एटम, एटम किस किस से मिलके बना होता है, मेनली 3 चीज से मिलके बना होता है, बाकी लोग भी बोले क्या इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है? वो न्यूक्लियस से बाहर तो रहते नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें वो क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें चक्कर लगाने की, होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स हाँ बाहर होते हैं। अब क्या होता है ना कि देखिए, बहुत सारे, अब कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, एक एटम से बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, वो एटम से बाहर चला गया, ठीक है? तो ये तो बॉन्डिंग ये जो है ना, ऑलरेडी बधे हुए हैं, न्यूक्लियस से बधे हुए इलेक्ट्रॉन है। इनके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सपोज दैट, मान लीजिए आपने क्या किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये क्या हो गया, बाहर आ गया एटम से, तो अब तो ये फ्री हो गया ना, एटम से बाहर आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल से ही बाहर आ गया है, वो एटम से बाहर आ गया, वो मेटल के अंदर कहीं भी घूम सकता है, तो दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा मत कहिएगा कि अरे वो एटम से बाहर आ गया मतलब मेटल से बाहर चला गया, नहीं, मेटल के बाहर नहीं गया है, मेटल के अंदर है, लेकिन वो मेटल में कहीं पे भी फ्री है जाने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, जो जब एक घूमेगा ना, जब एक घूमेगा, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मोशन में होता है। किस में होता है? मोशन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट पैदा हो जाता है अपने आप, एक्सपेरिमेंटली। या फिर अगर आप प्रोटॉन को पकड़ लीजिए, क्या करिए, प्रोटॉन को पकड़ लीजिए, आप इसको इस डायरेक्शन में दौड़ा दीजिए, प्रोटॉन दौड़ाइएगा, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में दौड़ेगा उसी डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। लेकिन प्रोटॉन को बाहर निकालना, दौड़ाना इतना आसान थोड़ी ना होता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, न्यूक्लियस में से निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? यस। लेकिन इसको निकालना तो आसान होता है ना, तो इसीलिए मेटल में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा निगेटिव, कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होता है। तो करंट जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा,
और प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, तो करंट उसके डायरेक्शन में पैदा होगा। ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? यस। तो अगर आप कशिश तुम भी रिस्पॉन्स दो। हेलो कशिश, ये भाग गई क्या? शायद भाग गई, नहीं है तो। कशिश अभी 2 मिनट में वो बोलेगी, ठीक है। तो अगर आप यस अगर सर। आपसे पूछ बोला तो रिस्पांस क्यों नहीं दे रही हो? सर तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। अरे सर अच्छा नेट आप बहुत मतलब आपने बोला होगा तो बहुत देर में आ रहा है यहाँ पे। हेलो कशिश, कशिश, हाँ हाँ सर का वो वीडियो पॉज हो गया है ना? हाँ। एक्चुअली मुझे लगा मेरा नेट चला गया क्या। नहीं अब सर का चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो, am I audible? Yes sir, you are audible. ओके, तो अगर मैं पूछूं मेटल के अंदर करंट किसकी वजह से पैदा होता है, तो क्या बोलिएगा? सर आपका वीडियो व्हाइट बोर्ड। अच्छा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, रुक जाओ प्रेजेंट करने दो। अब दिख रहा है? यस सर। नाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो ये होता है मेटल के अंदर करंट किसकी वजह से पैदा होता है, तब क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मत कहिएगा, इलेक्ट्रॉन तो हजारों हैं लेकिन वो बाउंडेड हैं, वो घूम नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आपने करंट पैदा करा, करंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। करंट को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? सपोज दैट एक कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से हर एक टाइम पे n इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, बाहर इधर निकल रहे हैं, तो कितना करंट पैदा होगा? पहली बात, इनकी वजह से चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू होता है Ne। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अभिषेक बताओ। 1.6 into 10 की पावर -9। 0.6 into 10 power -90। गलत, -1.6 होता है। ये प्रोटॉन पे होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो होता है प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। इसी तरीके से मैं बोलूँ n इलेक्ट्रॉन पे बताइए चार्ज, तो आप बोलिएगा कि सर n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर n इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, तो आप बोलिएगा Q बराबर Ne। क्या बोलिएगा? इस समझ में आया? Q बराबर Ne क्यों बोला जा रहा है? Ne, ठीक है। गुलाम
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ होगा, तो n इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पहली बात। अब दूसरी बात जो है, अब इतना चार्ज तो पास आउट हो रहा है, यहाँ से इतना चार्ज पास आउट हो रहा है, तो इस चार्ज की वजह से करंट कितना बन रहा है, करंट कितना बन रहा है। तो इसको डिफरेंशिएशन आता है ना अभिषेक? यस। अब करंट पास हो रहा है ना, तो जैसे चार्ज पास हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन चार्ज होगा ना dq/dt। क्या dq/dt क्या होगा? करंट होगा। क्या होगा? करंट होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? dq इज इक्वल टू i dt। समझ में आया? यस। डिफरेंशिएशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। क्या बताता है? रेट ऑफ रेट चेंज। ऑफ चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो ऐसा आएगा, q इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए तो आएगा i इंटू डेल्टा टी। कुछ लोग कहते हैं q बराबर आई टी, कक्षा 10 वाले, कक्षा उनको डिफरेंशिएशन नहीं पता ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही रट लेते हैं, q बराबर आई टी। समझ में आया? यस। हाँ, तो किसी भी वायर से पर सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितना चार्ज क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा या अंदर जा रहा होगा, कि तो उसके करस्पॉन्डिंग हम करंट q बराबर आई टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? गुड। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं कि अ वायर कैरीज अ करंट, अ वायर a wire carries a current of 2.0 एम्पियर। बताइए कितना चार्ज होगा? व्हाट इज द चार्ज that has flown through cross section? in 1.0 सेकेंड। और बताइए कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू दिस कॉरस्पॉन्ड टू। हाउ, और कितने इलेक्ट्रॉन है जो ये काम कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है जो मिलकर 2.0 एम्पियर का चार्ज फ्लो करवा रहा है। अभी कैसे करना होगा? पहले अभिषेक भाई, आपके पास कुछ आइडिया हो तो मुझे बताइए। बेसिक बात चल रही है, अभी कुछ नहीं मैंने पढ़ाया, बस एक फार्मूला सिखाया है। अगर q इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर n इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रहे होंगे या अंदर आ रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, तो उसकी करस्पॉन्डिंग चार्ज आएगा Ne। और जो अगर चार्ज को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मिल जाता है करंट। तो q बराबर आई टी। अब बताइए आप कैसे, सभी लोग बताओ। तुम बताओ। यस सर। चार्ज 2 कूलम हो जाएगा चार्ज 2 कूलम हो गया। हाँ, और n की वैल्यू हो जाएगी 1.25 into 10⁻19। बाकी कशिश सर तुम बोलो। 19। यस सर 90। सर 19। ठीक है, दोनों लोग का आंसर मैच कर रहा है क्या? गुड। यस सर। अभिषेक भाई आप बताइए। नहीं समझ में आ रहा अभी। नहीं समझ में आ रहा। अभिषेक भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, मैंने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे है, ध्यान सुनिए, हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर n इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, n इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे तो कितना चार्ज बनेगा? n ही चार्ज बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है तो इतना चार्ज बनता है ना।
2 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज, तो एन इलेक्ट्रॉन बराबर एनी चार्ज, एनी चार्ज क्रॉस कर रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने का मतलब एनी चार्ज क्रॉस करना। अब मैंने मान लिया कि एन ई चार्ज क्रॉस कर रहा है कितने में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो हमें करंट दे दिया गया, रिवर्स पूछा गया है, अगर एनी चार्ज क्रॉस करेगा तो करंट कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर आई टी से, क्यू बराबर आई टी से। लेकिन हमें क्या दे दिया गया है, हमें करंट दे दिया गया है, आई दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, चार्ज पूछा जा रहा है, हाँ चार्ज पूछा जा रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर क्या होता है बताइए फॉर्मूला, आई टी आई टी रखिए, चलिए 3 क्यू, 2 होगा। क्यू तो दिया नहीं है, आई दिया है, ये हो गया। चार्ज कितना है, 2 कूलम। 2 कूलम। अब चार्ज के अलावा भी पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके इतना चार्ज बना रहे हैं, तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो क्यू का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, क्यू का फार्मूला, क्यू बराबर एन ही पढ़ा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यू की वैल्यू है 2 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, यही तो निकालना है, ई की वैल्यू कितनी है। क्लियर, नहीं आएगा जहां वहां बोलिएगा। अब बताइए 20 बटा इसको 16 लिख दूं, मैं 10 के घात 19, 4 से काटिए, 4 पचे 20, 4 चौको 16, 5 बटा 4 1.25, 10 टू द पावर माइनस 19, सो 10 टू द पावर 19। इतने चार्ज हैं, इतने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए, आराम से बताइए, कोई भागने की जल्दी नहीं है हमको। नहीं आया, आ गया आ गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आपको ही करना है। अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें से 50 इलेक्ट्रॉन जो हैं, है ना, निकल रहे हैं, ठीक है, तो बताइए कि 5 सेकंड में करंट क्या होगा, आई क्या होगा 5 सेकंड में, टाइम दे दिया गया, कैसे निकालोगे आप। क्या नाम है इनका, कशिश जी। अभिषेक भाई आप तो करिए इसको, आप कह रहे थे क्वेश्चन, आप ही करिए। हम कशिश जी से पूछ रहे हैं। कशिश, यस सर। बताओ बताओ। सर ये 3 सेकंड है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। सर 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या तुमने करंट बताया, यस सर। तो यूनिट भी बताओ ना, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। इसका डायमेंशन क्या होता है, हाँ ए। बताइए अब्दुल्ला भाई से पूछा जाए उनका क्या चल रहा है। हाँ भाई सही है। सही है, बहुत अच्छा। एक अभिषेक भाई बच्चे हैं, अभिषेक भाई आप भी करिए, फिर आगे चलते हैं। बेसिक सा सवाल है ये, अभी जो पीछे करे ना उसी पे बताइए जल्दी से। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई, भाई बताए तो। अच्छा हाँ आपने तो बता दिया। अभिषेक भाई क्या इशू आ रहा है, बताइए क्या क्या दिया गया, आप हमसे बताइए। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 दे दिया गया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो कितना चार्ज होगा ये बताइए, क्यू बराबर क्या होगा, एन ही होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब हमको चार्ज पता है तो आई नहीं मिल जाएगा, क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी हो गया। आई क्या होगा, क्यू अपॉन टी,
Q की वैल्यू कितनी है, n कितना है 50। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, मतलब E का वैल्यू क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 अपन T। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड रखना होता है, माइनस रखने की जरूरत नहीं है। T की वैल्यू क्या होगी 5, एक कट गया तो हो गया 16, 16 गुणे 10 की घात -19। सही तो बताया इसने, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी पे। आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अवकलन आता है, डिफरेंशिएशन यूपी बोर्ड से है कि सीबीएसई? सीबीएसई। अरे तब तो बढ़िया है। डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट करना? यस पढ़े थे उधर, इस टाइम उतना नहीं तैयार है। अच्छा कोई नहीं। डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है। 4 चीज जो सबसे ज्यादा यूज होता है मैं रिकॉल करवा देता हूँ। पहला एक्स के पावर एन, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 1। ना, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होगा, एन बाहर आ जाएगा और पावर में से 1 घट जाएगा। समझ में आ गया? यस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप कुछ मत करिएगा, कहिएगा सर स्क्वायर बाहर लेके आइए और पावर में से 1 घटा दीजिए, तो एक्स पावर 2 - 1, तो ये हो गया 2x। चलिए आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए। एक्स क्यूब का हाँ 3x x to the power 2 minus 1। हाँ 3x स्क्वायर, देखो ये 3 होगा और x के पावर 3 - 1 होगा, तो ये 3x स्क्वायर ही हो गया ना। कुछ नहीं करना है, पावर बाहर लेके आइए और 1 घटा दीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया? नहीं आया भाई? आगे रिस्पॉन्ड करिएगा तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे, नहीं तो कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। इसका बताइए। 4x क्यूब। बहुत अच्छे। अब पहला ये डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला था, 2-3 फार्मूले बस आपको याद रखना है फिजिक्स के लिए, बाकी मैथ्स में अपन लोग देखेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, किसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट समझते हैं ना, कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जैसे मैं बोलूं आप 1 को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज है? कांस्टेंट कभी चेंज होता है? नहीं होता है। जो चीज चेंज नहीं होती है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब मैं कहूँ 1 को डिफरेंशिएट करिए, तो 1 में कोई चेंज होगा क्या टाइम के साथ? नहीं होगा। 1 आज भी 1 है तो कल भी 1 रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। मैं कहूँ 2 को डिफरेंशिएट करिए, किसको डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या कहिएगा? 0। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए, अगर मैं तीसरा फार्मूला इसी पे बेस्ड बात करूं डिफरेंशिएशन का, बाकी सभी लोग भी देखते रहे डिफरेंशिएशन का फार्मूला, जिनको डिफरेंशिएशन तैयार नहीं है। अगर मैं तीसरा फार्मूला बोलूं, अब मैं बोल रहा हूं ना कि बताइए 3x क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करिए, कैसे करेंगे? तो आप कुछ मत करिएगा, पहले जो कांस्टेंट आ रहा है ना उसको बाहर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बाहर कर लीजिए, और डी अपॉन डी एक्स क्यूब कर लीजिए। अब एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिए। कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेता है, अगर अकेले कांस्टेंट आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होता है, इसमें रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब गुणा कर लीजिए, हो गया 9x स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। समझ में आया डिफरेंशिएशन निकालना? यस। और चौथा फार्मूला, थोड़ा कैलकुलस वाला ध्यान दे दिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाता है माइनस साइन एक्स। बस इतना फार्मूला याद रखिए, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। फिजिक्स में, मैथ्स में तो पूरा आना चाहिए। समझ में आया? और जहां का अगर कभी नए फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। ये डिफरेंशिएशन का फंडा क्लियर हुआ? हुआ ना? अब्दुल्ला भाई आप भी देखते रहिए डिफरेंशिएशन। मैं अलग से सेशन नहीं लेने वाला हूँ, आप इसी में डिफरेंशिएशन देखिए। अरे भाई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें याद है, उतना टेंशन नहीं। अच्छा हाँ, अरे हाँ आप तो इंजीनियर हैं, मैं तो भूल गया था। इंटीग्रेशन बात करते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन के भी अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे ना, वैसे इंटीग्रेशन।
अब देखिएगा अब भाई इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx, किसी को भी इंटीग्रेट करना होगा तो मैं जिसको इंटीग्रेट करना होगा वहां लिखूंगा और ये चिन्ह लगा दूंगा, और जिसके सापेक्ष में इंटीग्रेट करना होगा वो यहाँ लिखूंगा। समझ में आ गया? तो इसके फार्मूला जो पहला फार्मूला होता है वो देखिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं, उसमें पावर बाहर ले जा रहे थे, पावर से क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे और पावर घटा रहे थे। इसमें पावर से भाग दीजिएगा, पहले पावर बढ़ा लीजिएगा और पावर से उसी पावर से भाग दीजिएगा। तो n है तो एक पावर बढ़ाइए और जो एक पावर बढ़ा है उसी से भाग दे दीजिए। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, अगर इसी के बिहा पे मैं वैल्यू n के बराबर 2 रख दूं, n की जगह पे 2 रखूं, तो आप इसमें क्या करेंगे? पावर बढ़ाते हैं और उसी पावर से भाग देते हैं। 2 में 1 जोड़िए 3, उसी से भाग दीजिए 3। ठीक है? यस। मैं कह रहा हूं x के पावर 5 dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पावर बढ़ाएंगे, 5 में से 6 अपन बाई 6। बहुत अच्छे। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, बोलता हूं x के पावर 9, तो आप क्या बोलेंगे? x की पावर 10/10। ठीक है। अगर मैं कहूं x√x, तो आप क्या बोलेंगे? x की पावर 1/2/1/2। ना, √x क्या है? ऑलरेडी 1/2 है ना। अब इसमें क्या करते हैं, एक पावर बढ़ाते हैं, तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़िए, आधे में 1 जोड़िए तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 मतलब 3/2, 1.5 3/2। समझ में आया? नहीं आया? यस आ गया। हाँ, ये इंटीग्रेशन का खेल। पहला फार्मूला आपने सीख लिया। कशिश तुम भी यहाँ से ध्यान देती जाना। दूसरा फार्मूला जो है ध्यान से देखिएगा, दूसरा फार्मूला क्या होता है। दूसरा फार्मूला जो है अपना, अगर मैं कहूँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना कुछ नहीं है, आपको कांस्टेंट चीज को बाहर लेके आना है और 1 dx बचाना। अब 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। कैसे होता है याद रखना है। देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, लिख सकता हूँ कि नहीं? किसी का पावर 0 हो, अगर x का पावर 0 हो या a की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। बेसिक में पढ़ा होगा अच्छा 6-7 में। कितने लोगों ने पढ़ा है 6-7 में? पढ़े। रिस्पॉन्ड पढ़े है ना? ठीक है, तो मैं 1 को लिख लिया x के पावर 0। अब x के पावर 0 को इंटीग्रेट करिएगा तो लिखिएगा x के पावर 0 + 1 अपन जो बढ़ा है उसी से भाग देते हैं, तो क्या बन गया? x नहीं बन गया? तो c का इंटीग्रेशन होगा cx, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ये ध्यान में रखिएगा, रख लिए ध्यान में? यस। अगला चलिए, मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट अगर करूं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है sin x। बस ये दूसरा फार्मूला था। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो ये फार्मूला सारा आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन वाला बेसिक फार्मूला है। आपने 12th में पढ़ा होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने नहीं पढ़ा है बेसिक बात, लेकिन कोई बात नहीं, अब भूल गए तो याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलस के में आपको फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। फिर घिस घिस के सिखाते हैं लोग, बहुत लोग ट्रिक से सिखाते हैं, पता नहीं किस किस से सिखाते हैं, घिसना पड़ता है बहुत, और बच्चे का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता है। अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो पक्का बच्चा गलती करके दिखाएगा। इसलिए मैं फिजिक्स बिना कैलकुलस के पढ़ाता ही नहीं हूँ। आप बायो के भी होते तो मैं आपको पहले कैलकुलस ही पढ़ाता। बिना कैलकुलस के फिजिक्स मजा नहीं है, मजा ही खराब हो जाता है यार। 10 से ट्रिक बनाते हैं लोग कैलकुलस से बचने के लिए, मुझे बहुत गंदा लगता है। और उस ट्रिक का लास्ट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ते, आंसर गलत हो जाता है या तो आता ही नहीं। ठीक है भाई, तो आप इन लोग के चक्कर में मत पड़िएगा। आइए अगले पे आते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ा टॉपिक से
हट गए थे। बोर तो नहीं हो रहे ना बाकी लोग? नहीं। नहीं, बाकी लोग से पूछ रहा हूँ क्योंकि उन लोग को इंटीग्रेशन आता है, वो लोग पहले ज्वाइन किए हुए हैं ना, जिससे और उन लोगों ने 12th में पढ़ा भी है, तो हो सकता है कि उन लोग को बोरियत महसूस हो रहा हो, क्या टीचर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे ना एक करंट का इक्वेशन दिया गया है, करंट का क्या दिया गया है, द करंट ऑफ एन वायर, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, ऐसा द करंट इन अ वायर varies with time। ठीक है, varies with time। तो आपको बताना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरीज कर रहा है, आपको बताना है। ए पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास अ क्रॉस सेक्शन, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, एक एरिया से, मतलब एक समझ लीजिए गेट, गेट समझ लीजिए, क्रॉस सेक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक। पहला क्वेश्चन। कशिश और प्रिया, कशिश तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन तुम लोग करना स्टार्ट कर दो, बाकी अब्दुल्ला भाई आप भी अब करना स्टार्ट कर दीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। Transport the same charge in same time interval। ठीक है, चलिए करिए। हेलो हाँ जी बताइए, सर, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो कशिश। 2 एम्पियर पर सेकंड। हाँ, एम्पियर अपॉन सेकंड है वो, उसका यूनिट दे दिया है, हाँ, मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि नहीं सर, इस क्वेश्चन 5 को लग रहा है मुझे, एम्पियर, 5 लग। नहीं नहीं सेकंड है, ऐसा समझ लो आई का इक्वेशन जो दिया हुआ है ना 3 + 2t दिया हुआ है, ऐसा, वो तो यूनिट दे दिया एम्पियर, एम्पियर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं पढ़े सर। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हाँ। The current in a wire is varies with I to 3 ampere plus 2 ampere per second t. A how many col column गुलाम, coulombs गुलाम गुलाम, of गुलाम, charge? गुलाम ऑफ आंसर चार्ज। थोड़ा छोटा दिख रहा है ना मुझे। हाँ Of एक्चुअली हो charge सकता, pass मेरा through राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, through a पासेस थ्रू, cross section between time interval t0 to t4 second. B what constant current would transport the same charge in same time interval? गुड। सो हाँ जी, और चार्ज की वैल्यू 28 कूलम्ब आएगी और बी 7 एम्पियर। ठीक है, दिस इज 28 कूलम, दिस इज 7 एम्पियर। इन्होंने आंसर बताया, कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक बात समझिएगा, कितने लोग को क्वेश्चन पल्ले पड़ा पहले बताइए, उसने लगा लिया क्योंकि वो काफी दिन से पढ़ रही है हमसे, पर आप लोग घबराइएगा मत। हाँ ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग को पल्ले पड़ा क्वेश्चन, अभिषेक बोलो। नहीं आ रहा समझ।
अच्छा तुम्हें पता है गौरव ने मुझसे क्या कहा था? बोला था कि भाई अगर उसे नहीं समझ में आना तो जबरदस्ती पकड़ के समझाना, पर्सनली समझाना, लेकिन उसका करा देना कैसे भी करके। तो आपका एक हेलो, कर्तव्य है कि आप रिस्पॉन्ड करें। समझ रहे हैं? हाँ कशिश बोलो। तो नहीं समझ में नहीं आ रहा। is a cool Q is 28 coulomb, I 7 ampere. गुड। अच्छा अब्दुल्ला समझ में आया है क्वेश्चन? नहीं भाई, लैंग्वेज हमें नहीं पल्ले पड़ता है। अच्छा लैंग्वेज नहीं पता है। अब थोड़ा ना इस क्वेश्चन को भाड़ में जाए, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर मैं कहता कि ये जो कह रहा है उसको मैं हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। मैं कहता कि क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, वायर को काट दीजिए, उसका एक गेट बना दीजिए, और इसी गेट से जितने लोग निकल रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया। खड़े काटिए, खड़ा, ऐसा नहीं कि तिरछा काटना, खड़ा काटिएगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है, 2 एम्पियर करंट निकल रहा है। हेलो, यस। अगर अभिषेक ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूं कि 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो तुम मुझे ये बताओ 0 से लेके 3 सेकंड में कितना चार्ज बाहर निकलेगा, और तुम मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। पीछे वाला क्वेश्चन, पीछे देखो, जो क्वेश्चन थे ना पीछे के, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। अब जरा उसको जरा मुझे उसको करके बताओ, दोनों लोग करके बताइए, इस क्वेश्चन से आप उसको समझ जाएंगे। और एक लॉजिक डेवलप होगा। पहले कशिश आई थी ना, तो उसको इंटीग्रेशन का लॉजिक डेवलप करने में बहुत दिक्कत होता था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। पर अब उसने अभी काइनेमेटिक्स को क्या करा है, पढ़ा है, तो उसको उसका लॉजिक ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब वो कहीं पे भी कहाँ इंटीग्रेशन लगाना है, कहाँ डिफरेंशिएशन लगाना है, वो समझ गई होगी। ठीक है, आप लोग भी समझ जाएंगे। बताओ अभिषेक, पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर 2 एम्पियर करंट निकले तो कितना चार्ज होगा और कितना करंट होगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और टाइम जो है 0 है तो सर 0 से 3 है, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना करंट निकलेगा, मतलब कितना चार्ज निकलेगा और टाइम निकलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? चार्ज तो अगर 0 लेंगे 2 0 आएगा, 2 लेंगे 2 और 3 लेंगे तो 6। हाँ तो कितना Q बराबर क्या हमने पढ़ा है? Q बराबर IT पढ़ा है, I डेल्टा टी, फाइनली डेल्टा टी हम, हाँ IT हम 10 में कहते हैं, बाद में तो I डेल्टा टी हो जाता है, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा dq इक्वल टू I dt। अभी बेसिक फार्मूला जहां से आया। अब I dt हो गया, dq मतलब कितना चार्ज में चेंज हुआ, Q I, डेल टी हम लिखते हैं, डी को क्या लिखते हैं, डेल भी लिखते हैं। डेल मतलब क्या हुआ, चेंज हुआ, चेल। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। लेकिन हमें टी इनिशियल 0 देता है लगभग केस में, जैसे यहाँ पे टी इनिशियल क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या आ गया, आई इंटू टी। तो ये क्या आ गया, क्यू कितना आ गया, 2 गुणे 3, 6 कूलम आ गया। अब हमको क्यू पता चल गया, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें क्यू पता है तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, बताओ अभिषेक। Q इक्वल टू एनी, हमको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम एनी वाला फार्मूला लगाएंगे। एन की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू पुट कर दो 6, ई की वैल्यू पुट करो, क्या करोगे 1.6 × 10⁻19 पुट कर दी, आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो आता होगा। यस। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट, फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अभिषेक मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस दिख रही है। हाँ तो थोड़ा ध्यान से देखना है, ये वाला हम फार्मूला देखो तभी लगा पाए, ये क्यू बराबर आई टी, आई डेल्टा टी आई टी, तभी तुम लगा पाए ना जब आई कैसा था, कांस्टेंट था। कैसा था, कांस्टेंट था। ये देखो 2 एम्पियर है ना, कांस्टेंट है। ये टाइम के बाद कहाँ टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
आई क्या है, कांस्टेंट है, तो तुम इस फार्मूले के बहुत आराम से मजे के साथ लगा पाए। लेकिन जब भी अगर आई वेरी हो करने लगे, आई क्या करने लगे, अगर आई वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते किसी भी क्वेश्चन में। तब हमें कहाँ से जाना होगा, बेसिक से जाना होगा। कहाँ से जाना होगा, बेसिक से जाना होगा। बेसिक। और मैंने बेसिक में तुम्हें पहले ही एक बात बोला था कि अगर चार्ज है ना, चार्ज चार्ज है ना, इसको क्या करिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी क्यू बाई डी टी। चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब हमें अगर, ये मैंने पहले ही देखियो, पहले लाइन सबसे यही बोला था, सबसे पहला लाइन। जो लोग काइनेमेटिक्स मुझसे पढ़े होंगे ना, उनको तो एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं और इंटीग्रेट क्यों करते हैं। मैंने फार्मूला बोला कि चार्ज को क्या करिए, कहाँ गए यार, यहाँ था ना कहीं, कहाँ था, हाँ यहाँ बोला था। मैंने बोला था कि चार्ज को क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। मतलब डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए। टाइम के अनुसार कितना चार्ज बह रहा है वही तो करंट को बताता है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो करंट मिल गया। क्लियर कि नहीं है, क्लियर। ठीक है, तो करंट मिल गया। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, करंट तो ऑलरेडी दिया गया, हमको चार्ज निकालना है, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो गया डी क्यू, क्या हो गया डी क्यू, और ये क्या बन गया आई डी टी। अब हमको डी यहाँ से हटाना है ना, हमको क्यू निकालना है, तो डी हटाना पड़ेगा ना, डी, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन को किससे काटा जा सकता है, इंटीग्रेशन से। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। तो उसको अगर डिफरेंशिएशन को डी को हटाना है तो इंटीग्रेट करिए। तो आप ही बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 पीछे देखो, 1 का इंटीग्रेशन 1 कांस्टेंट है होता तो है। 0, अरे भाई, 0 कांस्टेंट है, 0 होगा। अरे वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर से ध्यान से समझो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। देखो कहाँ गया, 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा है, सी का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, सी एक्स लिखा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना। ये बात नहीं समझ में आ रही, देखो 1 को डिफरेंशिएट करोगे, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 0, लेकिन अगर 1 को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। यस। तो अगर मैं 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं q के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, बोलो किसको, बोलो। अरे अरे मैं कह रहा हूँ डी क्यू, इसका मतलब क्या है, 1 डी क्यू, मतलब 1 इंटू डी क्यू। 1 को ही तो इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, यही लिखा हुआ है ना 1 डी क्यू। अब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बनेगा, क्यू आएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स बनता है, क्यू के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्यू बनेगा। अब आई को इंटीग्रेट कर दीजिए, लेकिन आई कैसे इंटीग्रेट करिएगा, आई का फंक्शन दिया हुआ है, आई का फंक्शन दिया गया है 3 + 2t। एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट करोगे जितना जल्दी उतना जल्दी सीख जाओगे। और टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक दी गई है, टी इनिशियल से टी फाइनल, t0 से लेके t3 तक करिए। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, मैं बोलूं अगर 3 dx तो क्या कहोगे, 3x कहोगे। अरे सी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cx होता है, पीछे देखो पीछे। अब इसीलिए तुमको इंटीग्रेशन हम सिखाएं, अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखोगे तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, कैलकुलस आना चाहिए। ये समझ में आया, सी dx, सी का इंटीग्रेशन सी dx, सी की जगह पे अगर 3 हो, अगर सी की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 का इंटीग्रेशन 3x, तो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 3t हो जाएगा, प्लस 2t का इंटीग्रेशन, पहले इसको इंटीग्रेट करा बाद में इसको इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt कैसे होगा, 2 कॉमन करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर,
2t स्क्वायर और अपान में 2 भी तो लिखोगे ना। 2t स्क्वायर हाँ, अपान में 2 नहीं लिखोगे? लिखेंगे। लिखोगे ना। 2 से 2 कट गया, फाइनली क्या आया, टी स्क्वायर आया, तो हो गया प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अब लिमिट कैसे पुट करा जाता है, देखो लिमिट, इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट 3 है, तो 0 और 3 पुट करो 3। तो ये क्या हो गया 3। अब टी में पहले ना एक बार टी में फाइनल लिमिट रखो, तो फाइनल लिमिट 3 है, और एक बार इनिशियल लिमिट रखो, माइनस में इनिशियल लिमिट, प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह पे एक बार फिर से 3 रखो और उसका स्क्वायर करो, माइनस उसके बाद 0 रखो और उसका स्क्वायर करो, तो ये क्या आया 9 + 9, यही आ रहा ना गाइज 18, आ गया 18। ठीक है, अब आ गया अपना 18। अब हमको क्या निकालना था, हमको क्या मिल गया, हमको टोटल चार्ज मिल गया, बताओ क्यू मिल गया ना, क्यू बराबर क्या, क्यू कितना है 18 है ना। अब हमको क्यू पता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, क्यू पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं मित्र, दोस्त अभिषेक, कैसे Q by निकालते हैं। E, Q by हाँ E, N equal to Q by हाँ, E। क्योंकि क्यू क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो एन बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ई, तो भाग दे दो, E एन बराबर क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या रखूं 18, ई की वैल्यू क्या 18, रखूं 1.6 × 10⁻19, 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये होगा 10 की घात 19, 18/16, 1.6। ठीक है, ये हो गया, इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नहीं आया, कितने लोग हैं जो समझ में आया, सब भाग गए क्या, बोर हो गए क्या, यार होंगे क्या पढ़ा रहा है मास्टर। हेलो प्रिया, बोर हो गई क्या? नहीं सर। अच्छा कशिश बोर हो गई? नहीं सर, देख रहे हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ बोर हो गई, मैं ही थोड़ी ना पूछ रहा दिख रहा कि नहीं दिख रहा, एक ही आंसर लेके बैठी रहती है कि दिख रहा। क्या हो नहीं गया? मतलब रिवीजन ही हो रहा है एक टाइप का। अच्छा रिवीजन, नहीं थोड़ा सा तुम लोग ना कोऑपरेट कर लो अभिषेक भाई के साथ, अभिषेक भाई नए है ना, तो थोड़ा सा इनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है, इनको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दूं, अगर ये शुरू से होते तो ये भी ठीक हो गए होते अब तक, पर अभी लेट से आए हैं तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, बाद में सही हो जाएंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, हाँ अभिषेक भाई आगे बढ़े अपन लोग। जी बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब मेन मामला क्या होता है, देखिए हमारे लाइफ में, मतलब हमारे जीवन, दैनिक जीवन में 3 तरीके के मटेरियल पाए जाते हैं, अगर हम कंडक्टिविटी के बिहाफ पे बात करें तो। पहला होता है इंसुलेटर, क्या होता है, इंसुलेटर। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, और तीसरा जो होता है कंडक्टर। तीनों दिख रहा है। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या होता है। इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें आप करंट फ्लो नहीं करवा पाएंगे, समझ रहे हैं, इसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। जैसे आपने लकड़ी देखा है, लकड़ी, वुड देखा है, वुड, यस। अब ना आप वुड को अपने प्लग में लगाइएगा, जो नहीं होता प्लग जिसमें चार्जर वगैरह घुसाते हैं, ठीक है, सूखा वुड लीजिएगा, प्लग में लगाइएगा, और एक तरफ मान लीजिए आपने प्लग में लगा दिया, इसका होल है, इसमें इस लकड़ी को लगा दिया और यहाँ से हाथ से पकड़ लीजिएगा, करंट लगेगा आपको, नहीं। नहीं लगेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो वुड है वो क्या है, इंसुलेटर, मतलब एक करंट को फ्लो नहीं कर सकता है, मतलब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, समझ में आया। इसमें यस। किसी भी दशा में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। दूसरा आते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे आपने डायोड देखा होगा, डायोड नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर नाम सुना है, नहीं सुना है, कोई बात सुने। नहीं, रिस्पॉन्ड करते रहिए। अच्छा सुना होगा, ये सब जो होते हैं ना सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें एक चीज खास होती है, पता है क्या, कि नॉर्मल तो इंसुलेटर जैसे रहेंगे,
नॉर्मल तो इंसुलेटर जैसे काम करेंगे, जैसे सिलिका जो होता है, सिलिका वो सेमीकंडक्टर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको इंसुलेटर जैसा काम करेंगे, लेकिन जैसे इनका टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिएगा ना तो इनसे करंट फ्लो होने लगेगा, करंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, करंट कुछ फ्लो होगा। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब इसका आप देखिए, जब इसमें आप क्या बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसकी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मतलब रो घटने लगता है और कंडक्टिविटी सिग्मा बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? सिग्मा सिग्मा बढ़ने बढ़ने लगता है, लगता है, रजिस्टिविटी घटने लगती है। घटने लगती है। अब जैसे ही कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी ना तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर के जैसा। तो इसीलिए इसमें चार्ज क्या होता है? फ्लो होता है। चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। ये हो गया सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? तो क्या बताइएगा आप? बोलिए। बोलिए भाई। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बाकी लोग भी बोले। कशिश बोलो, प्रिया, सभी लोग बोलो। सर रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। हाँ, जब भी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो एक कंडक्टर ऐसा होता है, जैसे आप कॉपर वायर लेते हैं, सीयू वायर, सभी लोग घर पे यूज करते होंगे। कॉपर वायर आपके यहाँ लगा भी होगा, एल्यूमिनियम का वायर, ठीक है। यस। बाकी बहुत सारे मेटल के वायर होते हैं, कुछ लोग सिल्वर का वायर लगाते हैं, धनी लोग, क्योंकि सिल्वर में क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है कंडक्टर की तरह, ठीक है। बाकी उसके बाद कॉपर वगैरह है। तो इनमें एक चीज होता है ना कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते हैं, नाम मात्र होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसमें करंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं क्या, कि होते हैं? ये बताइए, ये इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? सर होते हैं इलेक्ट्रॉन, बट हाँ फ्री बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन नहीं हर होते हैं। हर 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 एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हर एटम में होता है, लेकिन हमें करंट कौन पैदा करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं फ्री होते, इसीलिए नहीं इलेक्ट्रॉन। करंट पैदा, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होता है, तो करंट पैदा नहीं हो पाता है। यहाँ पे कम होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ना तो बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, इसीलिए करंट बहने लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑलरेडी करंट यहाँ पे फ्लो होता है। यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रजिस्टिविटी मतलब रो बढ़ जाएगा। अब रो बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे किसी कॉपर वायर से करंट लेंगे ना तो कम करंट आएगा। समझ में आया? यस। समझ में आया? हाँ। और अगर 0 केल्विन की बात करें तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है उस टाइम पे, उस टाइम पे सब इंसुलेटर बन जाते हैं परम शून्य ताप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो, बता दो भाई। सर अभी आपने 0 केल्विन बोला। वहां परम शून्य ताप, 0 सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन। अच्छा। सर सेमीकंडक्टर दोबारा समझाना। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर जैसा काम करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा काम करता है? इंसुलेटर जैसा, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगी ना, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगी, आओ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सिलिका होता है, सिलिका, सिलिका के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुमने नाम सुना है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाम सुना है, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। सिलिकॉन के पास कितने यस। इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना, 4, यस सर। 4 होते हैं। ये अपने बगल वाले सिलिका से जुड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड से मान लो यहाँ पे भी सिलिका है,
तो एक यहाँ, 1 2 3 4, ये सब जुड़े हुए हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन इनका ना फ्री नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, शुरू में करंट नहीं रहती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर करंट नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना फ्री हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब क्या है, वहां पे करंट क्या होगा, जनरेट होगा। जनरेट नहीं होने लगेगा, पैदा नहीं हो जाएगा करंट। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो पैदा करते हैं करंट। तो बॉन्ड टूट जाता है, जब भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगी तो बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जिस बंध की वजह से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे अब तो खत्म हो गया। तो रेजिस्टिविटी घट जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और करंट फ्लो होने लगता है। सिंपल सेमीकंडक्टर यही था। तो एक सेमीकंडक्टर में करंट कब फ्लो होता है, विशेष परिस्थितियों में। जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उस परिस्थिति में सेमीकंडक्टर में फ्लो होने लगता है करंट। कोई डाउट हो यहाँ पे तो बता दो। नहीं ठीक। और एक कंडक्टर की बात थी, तो हमने सेमीकंडक्टर कंडक्टर के भी पे चीजों को देखा। अब देखो, अब मैं कंडक्टर की बात करूंगा सिर्फ। अब सेमीकंडक्टर की बात हम किस टॉपिक में पता है करेंगे, लास्ट टॉपिक में। सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स का, वहां पे बात करेंगे अब इसका। इंसुलेटर का तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आता है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे पूरे करंट में कंडक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंडक्टर की बात करेंगे। तो यहाँ से आइए हम कंडक्टर की बात स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मेटल है, कंडक्टर मतलब मेटल। अगर मैं पूछूं कोई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कंडक्टर और करंट कंडक्ट करवाता हो, तो कौन सा है नॉन मेटल। जितने मेटल होते हैं ना, जितने मेटल होते हैं सारे कंडक्टर होते हैं, चाहे कोई सा भी मेटल हो। नॉन मेटल की बात बताओ, कोई नॉन मेटल जो कंडक्टर हो। प्रिया बताओ। वाटर। सर ब्रोमीन। वाटर, हाँ, ब्रोमीन। ब्रोमीन। अच्छा, कंडक्टर है। हाँ सर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तो अरे तो जाहिर सी बात लिक्विड है से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जरूरी थोड़ी ना है। तब तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी लिक्विड में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जरूर थोड़ी ना है। नहीं हाँ बताइए, ये कौन कह रहे थे, वाटर कौन कह रहे थे। हम बोल रहे थे। अच्छा, आपको पता है प्योर वाटर में ना उससे करंट फ्लो नहीं कर सकता। हाँ अभिषेक भाई, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, वाटर जो है ना वो नॉन मेटल नहीं है, वो एक कंपाउंड है, वो एक यौगिक है, कंपाउंड है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ओके। आप नॉन मेटल का बात बताइए, पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड तो पहचान लेते हैं ना, यस। कि नहीं पहचान पाते हैं। नहीं पहचान पाते होंगे तो बताइएगा। हाँ तो आप मुझे बताइए, सर मरकरी होता है अरे क्या? मरकरी मेटल है, पारा मेटल है। अच्छा सर, हाँ, कार्बन। कार्बन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। बैटरी के सेल में सर इतना कार्बन क्योंकि होता है। सर हाँ सुनिए, पहले हम एक्सप्लेनेशन देना हाँ, चाहते एक्सप्लेन हैं। करो। क्योंकि हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का हाँ मिलके बना होता है, जिसके थ्रू ओके। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अच्छा, तब तो तुम्हारे ख्याल से हीरा भी कार्बन का ही होता है, जो नहीं डायमंड होता है सर, वो हीरा। बट एक मिनट, एक कुछ मिनट, हीरा एक्सेप्शन कार्बन का होता है कि नहीं, हीरा कार्बन का होता है कि नहीं। हाँ होता है, होता है। ठीक है, तो उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मैंने तो नहीं देखा आज तक। नहीं सर, लेकिन अच्छा, ग्रेफाइट से करती है। और उसके बाद से अगर मैं बात करूं, कोयला, कोयला से करंट फ्लो होती है, नहीं होती है। हाँ आपने जो बोला ना नहीं ग्रेफाइट, होती। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, और पक्का इसी से होता है, हाँ दिस इज द आंसर, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट से होता है क्योंकि अब इसके स्ट्रक्चर की वजह से हर एक में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा और वहां से जो है ना करंट फ्लो होने लगेगी।
ये बात समझ में आया? तो अगर कभी आपसे पूछे कि एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो कंडक्टर हो, तो क्या बताइएगा? ग्रेफाइट। क्या बताइएगा? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी मेटल है ना वो सब कंडक्टर होते हैं। अब जो हम अगर मान लीजिए तांबे का तार लेके आए और यहाँ रख दें, तो आप कहेंगे कि भैया इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? आप यही कहेंगे ना कि भैया बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें करंट काहे नहीं बह रहा है ना? आप तांबे को तार टच करके दिखाइएगा। किसके माइक से नॉइज आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस अभिषेक भाई, या सभी लोग सुने, अगर आप यस तांबे के तार को टच करिएगा तो करंट लग जाएगा क्या आपको तुरंत? मैं तांबे का तार ला के यहाँ रख दूं एक बंडल और बोलूं भाई टच करो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तुमको देखो करंट लगेगा, लगता है क्या? सर तांबा मीन्स नहीं। तांबा मतलब कॉपर। नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, देखिएगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए उनका जो मोशन होता है ना वो ट्रैंडम होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। मान लीजिए एक वाला, मान लीजिए हम जूम करके देखते हैं, बड़ा सा जूम करा अपन ने, मैंने वायर को जूम करा, देखा कि अंदर क्या चल रहा है, जूम करा, मैंने देखा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा है, तो उसकी वजह से करंट किधर पैदा हो रही है? छोटी सी करंट पैदा हो रही है इधर, इस डायरेक्शन में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट जा रहा है, तो इसके वजह से करंट किधर पैदा हो रही है? इधर। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, मतलब ये ट्रेंडम जा रहे हैं और सबका एक पेयर है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो आई नेट जो निकल के आ रहा है, जो आई नेट निकल के आ रहा है वो जीरो हो जा रहा है, इसी वजह से हमको करंट नहीं लग रहा है। अब हमको करंट कब लगेगा? कब लगेगा ये देखते हैं। अगर मैं इसी तांबे के वायर को एक बैटरी से जोड़ दूं या लाइट से जोड़ दूं, ठीक है, मैं यहाँ पोटेंशियल दे दूं, पोटेंशियल समझते हैं ना, वोल्टेज। यस अब बैटरी को वोल्टेज जैसे ऐसा होता है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, आप देखे भी होंगे बैटरी, ठीक है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है। तो समझ लीजिए कि मामला ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, देखिए पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा के अपने तरफ खींचने लगता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगते हैं, इसमें आने लगते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने लगते हैं, इसमें आने लगते हैं। तो एक किस डायरेक्शन में मूव करने लगे? एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने लगे, है ना? यूनिक डायरेक्शन में मूव करने लगे ना, तो मान लीजिए इसका करंट I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, तो आई नेट क्या आएगा? आई नेट जीरो आएगा क्या? नहीं, जीरो नहीं आएगा, आई नेट कुछ निकल के आएगा और सबका करंट जुट के आएगा, है ना? ये अंदर की बात होगी। तो हम करंट कब देखने को मिलता है? जब भी कंडक्टर के क्रॉस कोई वोल्टेज लगाते हैं, कंडक्टर के क्रॉस क्या लगाते हैं? कोई वोल्टेज लगाते हैं। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज को अब हम अपने भाषा में कहेंगे EMF। क्या कहेंगे? EMF। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब वोल्टेज क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ आकर्षित होगा। समझ में आया? यस तो ये पूरा फिनोमिना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका फिनोमिना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी तरीके से हमारा जो है करंट फ्लो होता है। अब कितना करंट फ्लो होगा ये देखिए किस बात पर निर्भर करेगा? दो बात पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, खींच के बाहर लेके आएगा वो, है? तो वो इस पे डिपेंड करेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाइएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जितना ज्यादा, एक रेजिस्टेंस नाम की बात की जाती है। रेजिस्टेंस समझते हैं? रेजिस्टेंस वो चीज होता है जो धारा, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है? रुकावट, हाँ, अवरोध पैदा करता है। तो जितना ज्यादा अवरोध पैदा होगा उतना कम करंट बहेगा, और जितना कम करंट और जितना कम अवरोध पैदा होगा उतना करंट ज्यादा बहेगा। तो ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, आई जो प्रोपोर्शनल होता है वो V अपन आर के, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं भाई? अरे भाई और बोलते रहिए, जितना ज्यादा बोलिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। अभिषेक भाई हम बता रहे हैं, ठीक है? नहीं बोलिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू वी बाई आर कर लीजिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर कर लीजिए, तो v बराबर आई आर कर लीजिए। इसे हम हर फार्मूला में यूज करेंगे जब भी रेजिस्टेंस पता होगा और उसके अक्रॉस वोल्टेज पता होगा। देखिए मैं हिंदी भाषा में लिख रहा हूँ, अगर हमें किसी भी वायर का रेजिस्टेंस पता हो और उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता हो कि कितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे, v बाई आर से। ये याद रख लीजिएगा, रट लीजिए। बहुत यूज होगा। क्या यूज होगा, अगर किसी वायर के क्रॉस हमको वोल्टेज पता हो कि कितने वोल्ट की बैटरी लगी है या इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो उसके वजह से कितना करंट बह रहा है वो v बाई आर के बराबर होगा। समझ में आया? यस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेसिक सी। एक कशिश तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पहली बार पढ़ रही हो हमसे करंट। कहाँ गई है यस कशिश? सर, आ रहा है। समझ में आ नहीं रहा सर, है? यहीं आ है। रहा है ना? आ रहा है हाँ करंट? सर, आ रहा है। हार्ड आ तो रहा है। हार्ड तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, आप समझा रहे हो सही, अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो अपना कंडक्टर होता है, ठीक है, आपने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करा, इस कंडक्टर के क्रॉस इसका खुद का एक कुछ रेजिस्टेंस वगैरह तो होगा, हर कंडक्टर के पास अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाया, बैटरी लगाया। आपको नापना है कि कितनी करंट बह रही है, तो बैटरी लगाइएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर भागेंगे, भागेंगे कि नहीं भागेंगे, ये बताइए। भागेंगे तो उनको एक वेलोसिटी से, वो सारे उन पर एक वेलोसिटी लगती है, जिस वेलोसिटी से वो भागते हैं उसको नाम दिया गया vd। उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स vd वेलोसिटी से बैटरी की तरफ निकलने लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन भागने लगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या पैदा होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या पैदा होता है, बोलो। इतना डल रिस्पॉन्स। करंट पैदा होता है, हाँ करंट पैदा होता है, करंट पैदा होता है। तो अब करंट पैदा होता है तो हमको एक रिलेशन फाइंड करना होता है कि उसके स्पीड और करंट पैदा करने में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम फाइंड करते हैं सारी चीजों को। आइए हेडिंग डालिए सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। आज का तो थियरी ही रहेगा, आज के प्रवचन में क्वेश्चन नहीं हो पाया ज्यादा, कल के प्रवचन में क्वेश्चन होगा ज्यादा। आप लिखो सभी लोग, हम रिलेशन निकालते हैं। अभिषेक भाई, आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना? हाँ लेकर बैठते हैं ना? हाँ ठीक है, लिए। हाँ बढ़िया किए हैं। अब देखिए जब भी हम करंट की वैल्यू निकालना होता है तो हम करंट जो हम भी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हमें रिलेशन निकालना होता है वो देखिए किस टाइप से आता है। कोई भी कंडक्टर है, इस पे आपने कितना, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज लगाया, कितना वोल्टेज लगाया, v वोल्टेज लगाया इस कंडक्टर के क्रॉस। अब इस कंडक्टर पे लगाने की वजह से इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स कितने से भाग रहे हैं, vd से भाग रहे हैं। उनके पास कितनी वेलोसिटी है, vd। क्या है, vd। तो जो हमारा फार्मूला आता है वो ध्यान से देखिएगा, करंट I और vd में जो रिलेशन आता है वो होता है I बराबर, जो करंट इनकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो होगा n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर यूनिट वॉल्यूम n, उसके बाद E, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए वी डी, एन ई ए वी डी। क्या कहते हैं, रिलेशन क्या होता है, मैं डिराइव कर सकता हूँ लेकिन डिराइव नहीं करूंगा, टाइम लगेगा। हमें फार्मूला बस याद रखना है, हमें 3 महीने के क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा नहीं करना है। आई बराबर क्या है,
NEAVD, क्योंकि बोर्ड थोड़ी ना है, बोर्ड में ये सब पूछा जाता है ना कि डिराइव करिए, निगमन डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, हमें तो यहाँ डायरेक्ट याद करना है। इसमें इस फार्मूले को कितने लोग समझ पाए? आई बराबर क्या है? आई क्या है यहाँ पे? बोलते रहो। यस, एन क्या है? एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पर इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम में ये ध्यान में रखिएगा, इसी की वजह से क्वेश्चन आपका गलती हो सकता है। ई क्या है? ई है 1.6 × 10⁻⁹। ए क्या है? एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। और वीडी क्या है? वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक में। इफ यू आर बैनी डाउट फ्रॉम हियर तो बताइए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? आई बराबर NEAVD। क्या पढ़ा? आई बराबर NEAVD। सभी लोग बोलो, EAVD, आई बराबर NEAVD। NEAVD। ठीक है, तो ये फार्मूला है। जब ये कब लगाएंगे? जब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में पूछा जाएगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाएगा तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। पहला फार्मूला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको अच्छे से। ये आ गया तो हम आगे बढ़ते यस, हैं। अब इसी में थोड़ा सा एक करेक्शन होता है। अगर हम ए से डिवाइड कर दें, आई अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा? क्या बचेगा इधर? NEVD। अब आई अपान ए NEVD। को नया, आई अपान ए को नया नाम दिया गया, उसको लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, उसको नाम दे दिया गया जे, उसको नाम दे दिया गया जे। आई अपान ए को बोल दिया गया अपन लोग, आई अपान ए बराबर बोल दिया गया जे। तो जे की जो वैल्यू है EVD। NEVD। जो करंट, जो जे होता है, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। ये फार्मूला क्लियर हुआ? करंट डेंसिटी क्या होता है? आज से अगर पूछे आपसे कोई करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट पर यूनिट एरिया, इसका फार्मूला अपन लोग क्या बोलेंगे करंट डेंसिटी का? करंट डेंसिटी। पर यूनिट एरिया। जे का ये फार्मूला हो ना, आई अपान ए। अगर मैं ए बराबर 1 लिख दूं तो मैं क्या कहूंगा? जे बराबर आई। तो मतलब पर यूनिट, ए मतलब ए को यूनिट कर दिया, पर यूनिट एरिया में बहने वाली करंट को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये बात समझ में आई भाई? यस। अगर ये बात समझ में आ गई तो भी फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। वैसे तो आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा रहने दीजिए, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग पढ़ेंगे, साथ में लिखिए। When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. ठीक है, अब बताइए कि अगर मैं if 2I is flowed through the same metal, but having double area,
of cross section. Then the drift velocity will be. Then the drift velocity will be. Solution. Hello Priya. Hello. Yes sir. अच्छा एएमयू में तुम लोग का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो खोलने का हुआ है क्या नोटिस? कई लोग कह रहे हैं कि नहीं। एएमयू में गर्ल्स हॉस्टल खुलने वाला है। अब्दुल्ला हॉल। नहीं सर, ऐसा कुछ कोई नहीं मेल है। कुछ कोई नहीं मेल है। आया तुम्हें? हमारे नहीं यहाँ तो कह रहे हैं सब कि लड़कियों का पहले खुल जाएगा क्योंकि लड़कियां कम है। सर, प्रोबेबिलिटी ये है कि अगस्त तक खुल जाएगा। नहीं, लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा ली है जो लड़कियां, उनका एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बस ऑनलाइन क्लास चलेगा, पर वो जाके लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ सकती हैं उन्होंने। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि नहीं सर, अगस्त से। अगस्त से यार खुल जाए यार, मैं भी घर पे बैठ के पंख पक गया हूँ। हाँ भाई करो क्वेश्चन। कौन है? अभिषेक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या कशिश क्वेश्चन पढ़ो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट बैच भी है मैथ्स का, ठीक है? 11 बजे देखो, ये लग रहा है 11 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. When the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. If 2I is flowed through the same matter but having double area of cross section, then the drift velocity will be. ओके, कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आया? शाकिब भाई समझ में आया? सॉरी अब्दुल्ला भाई। नहीं भाई देखिए अभिषेक तुमको समझ में आया? नहीं भैया। अच्छा देखो क्या कह रहा है, बेसिक बात है, क्वेश्चन तुम ही करोगे। करंट आइज, बाकी दोनों लोग जिन लोग को आ गया समझ में करें, ठीक है? अ करंट आइज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर था, ठीक है, जिससे आई करंट फ्लो हो रहा था। अब तब उस टाइम पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी ना, वीडी थी। क्या थी? वीडी थी। किसी कंडक्टर से अगर आई करंट फ्लो हो रहा हो तो उस टाइम पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी थी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब करंट में आई की जगह 2i, मतलब कंडक्टर में आई की जगह 2i करंट भेजा जा रहा है। कितना करंट भेजा जा रहा है? 2i करंट भेजा जा रहा है। लेकिन जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, डबल कर दिया गया है। यहाँ पे एरिया ए था, यहाँ पे क्या कर दिया गया, 2a कर दिया गया। तो अब बताओ वीडी कितना होगा? अब वीडी की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिकल बात। हमें पता है करंट किस पे डिपेंड, वीडी किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है ना? तो यहाँ पे बताओ कैसे होगा? हाँ जी बताइए। सेम होगा। सेम होगा। बाकी कोई और? हेलो सर। हाँ अरे भाई विकास, तुम यार बात मत करो यार, तुम रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। VD1 V आ रही है सर, रिलेशन सर वो इक्वल ही आ रहा है। इक्वल आ रहा है यार, तुम डेली स्टूडेंट नहीं हो, पैसा देने का कोई मतलब नहीं है भाई अगर तुम डेली नहीं आओगे तो। पहली बात तो तुम ये बात जान लो, ठीक है? कोचिंग को पैसा दे देने से सिलेक्शन नहीं। वी आ रहा है, चलो देखते हैं भाई। अभिषेक तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं आ रहा भैया। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभिषेक तुम्हें भी मैं एक बात बता देता हूँ, विकास तुम्हें भी, कि कोचिंग को आप 7,000 8,000 10,000 फीस पे कर दे रहे हैं तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे।
हम सिर्फ आपको क्लास प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। क्लास अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी है। फीस पे करने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्लास भी करना पड़ता है, और क्लास भी करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ फीस पे करने से सिलेक्शन होता ना तो हजारों लोग हैं जो फीस पे कर देते और घर बैठे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अभिषेक भाई इस बात को आप भी वो कर लीजिएगा कि फीस पे कर दी समझ इसका रहे मतलब नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विकास तो पढ़ने ठीक है पर रेगुलर नहीं रहता है, उसका पता नहीं कौन सा काम रहता है, दिन भर कहेगा ये काम है वो काम है। अभिषेक भाई आपको तो काम नहीं रहता है ना? नहीं, हमको काम नहीं रहता। हाँ ठीक है। अब देखिए, पहले क्या था ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था और इसमें करंट कितना था, आई था। अब क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया गया है और करंट को भी डबल कर दिया गया है। इस टाइम पे VD था, इस टाइम पे मैंने मान लिया कुछ होगा, VD डैश होगा। क्या होगा? VD डैश होगा। पहले दोनों के लिए इक्वेशन लिख दीजिए। आई बराबर क्या होता है बताइए? आई बराबर क्या होता है भाई? NEAVD। NeAVD। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम मटेरियल है, मटेरियल तो सेम है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। देखिए मोटा है, एक पतला है और ये मोटा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम होगा ना। जैसे एक 1 ml वाटर उठाइए और उसका घनत्व देखिए, उसके पानी का घनत्व तो सेम होगा, और 1 किलो का उठाइए उसका भी घनत्व तो सेम होगा। तो घनत्व तो हमेशा सेम रहता है, उसके एक पार्टिकल को भी लेंगे तो। उसी तरीके से इसमें मोटा या पतला पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। तो ए तो सेम है और ई तो कांस्टेंट है। तो ये पहले के लिए हुआ। दूसरे के लिए इक्वेशन लगाइए, क्या लिखिएगा? दूसरे के लिए लिखिएगा 2i बराबर क्या लिखिएगा? n e, एक जगह लिखिएगा 2a और ये हो गया VT डैश। हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो आएगा क्या? पहले इसको काट लीजिए। क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू n से n कट गया, e से e कट गया, a से e कट गया, VD अपन VD डैश। VD बराबर क्या हो जाएगा? VD डैश हो जाएगा आंसर। मतलब जो फाइनल वाला भी आया वो क्या हो गया? वो क्या आया? इनिशियल के बराबर। बराबर आया। लेकिन इसको ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, देखिएगा कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता है जो आई होता है किस पे डिपेंड करता है? NeAVD। ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन के बिहाफ पे दोनों कांस्टेंट है ना। ई तो हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सेम मटेरियल के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई किस पे डिपेंड करेगा? आई प्रोपोर्शनल होगा ए के और VD के, है ना? यस। तो VD किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई अपान ए के। आपने क्या किया? आई भी दुगना कर दिया और इसको भी, ए को भी दुगना कर दिया, तो फाइनली क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, वही चीज आ जाएगी। तो ये VD के ही बराबर होगा। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ तक अगर आप में से किसी को दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। दिस इज स्लाइड नंबर फर्स्ट है। अगर किसी को दिक्कत हो, काफी स्लाइड हो गई आज तो, ठीक है। स्लाइड नंबर फर्स्ट से कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। क्या दिक्कत है सर बताओ। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे लेकिन आवाज कट रही थी तो मुझे समझ में नहीं अरे आया। स्टार्टिंग का आप क्वेश्चन बताएं। तुम खुद से कर लो, अभी खुद से कर लोगी, छोड़ो इसे। मैं तो बस चलो तुम्हें ठीक देख है रहा था सर, कि तुम्हें कितना लेक्चर में आता है। हाँ सर, लेक्चर में हाँ, देख। ठीक। नहीं लेक्चर में नहीं, अभी जैसे तुम 2-4 क्लास करोगी ना, तो जब मैं ये सब बता दूंगा, ये सब पढ़ा दूंगा कि केवीएल कैसे लगाते हैं, केसीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है, नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें कर सकती हो। और बोलो। ओके सर। नहीं, ठीक। और किसी स्लाइड में? अभिषेक तुम्हें किसी स्लाइड में? आज का स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभिषेक। अगर नहीं करोगे तो अगला नहीं समझ में आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं भैया, आज फर्स्ट डे था ना, अब उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे तो अच्छे से जब तैयार हो जाएगा। इस लेक्चर को तुम बैठ के फिर से देखना, मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा। हाँ, इसको फिर से बैठ के देखना। नोट्स भी करते गया हूँ मैं, उसी को रिपीट मार दूंगा तो हाँ तुरंत क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिपीट जरूर करना।
किसी में दिक्कत तो नहीं है ना, किसी भी स्लाइड में? देखो सारे स्लाइड को, दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत है ना? चलो ठीक है, फिर आज की मीटिंग वो करते हैं। अच्छा कैसा लगा अभिषेक? अपना रिव्यू दे दो, आज तुम्हारा फर्स्ट डे था ना। हेलो अभिषेक, कैसा लगा हाँ हमारा भैया, क्लास? आपको क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा, अच्छा पढ़ने लगा। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम जो पैसा पे हाँ कर रहे हैं 7,000 मेरा वो हो गया कि अरे हमको तो आ ही नहीं रहा, सर बहुत अजीब पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग नहीं रहा है ना नहीं, भाई? ऐसी भाई कोई बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, जैसे और कशिश प्रिया, वही वो ऐसा नहीं था कि सभी लोग ऑलरेडी मल्टी टैलेंटेड थे, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे चीजों को समझा है, सीखा है, और वो अभी काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। तुम भी वैसे ही आए हो जैसे एक दिन ये लोग आए थे, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा, तुम भी अगर थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, चीजों को समझोगे, तो सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे, और इंशाल्लाह सेलेक्ट भी हो जाओगे अगर सब कुछ सही रहा तो ये तुम्हारे काम पे डिपेंड है। पैसा फी पे करने से कभी ऐसा नहीं लगता होता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी कोचिंग में फी पे कर दिए तो आप आईआईटी में, आईएमयू में, कहीं पे भी नहीं, सेलेक्ट हो जाएंगे, ये कहीं नहीं होता है, ठीक ऐसा है। ऐसा थोड़ी ना हो। हाँ ऐसा नहीं होता है, तो आपको काम करना पड़ेगा। आओ देखो 10:57 हो रहा है, मैं 11:15 पे तुम्हें मिलूंगा मैथमेटिक्स के क्लास में। तो अब्दुल्ला भाई और अभिषेक ठीक भाई और विकास यादव और कशिश, चारों लोग मैथमेटिक्स के क्लास में मिलिए 15 मिनट बाद, ठीक है। ठीक ओके गाइस, बाय। ओके सर। ठीक, सर थैंक यू। क्या हो गया? अरे नहीं कशिश, कल तो संडे को तो हमेशा छुट्टी रहती है ना हमारी। हाँ चलो, मैं मैथ में पूछ के तब बता दूंगी आपको। रहने दीजिए, 2 बजे की क्लास में पूछ लिया जाएगा, या फिर पूछ ही लीजिएगा। हाँ क्योंकि हमारा तो अलग रहता है ना, डाउट सेशन। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय। बाय।